गहन छानबीन के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि यह एलिजाबेथ प्रथम द्वारा पहना गया एकमात्र बचा हुआ वस्त्र है। एलिजाबेथ प्रथम ने 4 दशकों से अधिक समय तक इंग्लैंड पर शासन किया और अपने निर्णयों से इतिहास की दिशा तय की। 1603 में उनकी अचानक मृत्यु रहस्य से घिरी हुई थी, जिसका कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे सका। सदियों तक यह सवाल बना रहा कि आखिर कुंवारी रानी की मृत्यु किस कारण हुई। क्या यह उम्र, बीमारी या कोई और ऐसी बात थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया? अब डीएनए विश्लेषण में हालिया प्रगति ने आखिरकार वैज्ञानिकों को चौंकाने वाले जवाब दे दिए हैं। उन्होंने जो खोजा है वह न केवल उनकी मृत्यु की व्याख्या करता है, बल्कि हमें उनके पूरे शासनकाल को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करता है। सत्ता का मुखौटा। एलिजाबेथ 1558 में 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठीं। उस समय एक महिला के अकेले शासन करने के विचार को स्वीकार करना लगभग असंभव था। इंग्लैंड ने हाल ही में उसकी सौतेली बहन मैरी ट्यूडर का उथल-पुथल भरा शासनकाल देखा था, जो धार्मिक हिंसा और अस्थिरता के लिए याद किया जाता है। देश विदेश में कई लोगों को एलिजाबेथ की शासन करने की क्षमता पर संदेह था, क्योंकि उसके मार्गदर्शन के लिए कोई पति नहीं था। स्पेन, फ्रांस और रोम सभी उसे असुरक्षित मानते थे और उसके अपने राज्य में भी कुलीन वर्ग उसकी वैधता और शक्ति पर सवाल उठाते थे। एलिजाबेथ को जल्द ही एहसास हो गया कि रानी के रूप में उनका अस्तित्व न केवल उनकी नीतियों पर बल्कि उनकी छवि पर भी निर्भर करता है। वह समझ गई थी कि छवि ही शक्ति है। पुरुष शासकों के विपरीत, जो सम्मान पाने के लिए शारीरिक बल या सैन्य अनुभव पर भरोसा कर सकते थे, एलिजाबेथ को एक ऐसा प्रतीक गढ़ना था जो उन्हें अजेय बना दे। उन्हें पवित्रता, अधिकार और शाश्वत यौवन का प्रदर्शन करना था। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वह मुखौटा बनवाया जो बाद में उनके यौवन के मुखौटे के रूप में जाना गया। यह महज एक फैशन का चुनाव नहीं था, यह एक राजनीतिक रणनीति थी जिसका उद्देश्य कमजोरियों को मिटाना और प्रजा को यह विश्वास दिलाना था कि रानी आम मानवीय दोषों से ऊपर हैं। इस दिखावे का सबसे स्पष्ट हिस्सा उनका मेकअप था। एलिजाबेथ का चेहरा ही उनका युद्ध क्षेत्र बन गया था और उनका पसंदीदा हथियार वेनेशियन सेरुज था, जो सफेद सीसे और सिरके का मिश्रण था। इससे उनकी त्वचा का रंग बेहद हल्का हो गया, जिससे वे तुरंत दूसरों से अलग दिखने लगीं। 16वीं शताब्दी में हल्की त्वचा को कुलीनता, धन और शक्ति से जोड़ा जाता था, क्योंकि यह खेतों के बजाय घर के अंदर बिताए गए जीवन का प्रतीक थी। एलिजाबेथ के मामले में इसका प्रभाव और भी गहरा था। इससे वह उम्र, बीमारी या कठिनाइयों से अप्रभावित दिखती थी। सार्वजनिक रूप से वह उम्रहीन और लगभग अलौकिक प्रतीत होती थी। 1562 में चेचक होने के बाद मेकअप पर उसकी निर्भरता नाटकीय रूप से बढ़ गई। एलिजाबेथ बच तो गई, लेकिन बीमारी ने उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिए। उसके बाद से वह उन निशानों को छुपाने के लिए मेकअप की मोटी परतें लगाने लगी। मेकअप जितना गाढ़ा होता जाता, वह उतनी ही उसके नीचे छिपती चली जाती। उनके जीवन के अंतिम वर्षों की रिपोर्टों के अनुसार उनका मेकअप इतना गाढ़ा होता था कि वह लगभग 1 इंच मोटा होता था, जिससे उनका चेहरा चीनी मिट्टी जैसा दिखता था। यह मुखौटा केवल सौंदर्य प्रसाधनों तक ही सीमित नहीं था। एलिजाबेथ स्वयं की हर दृश्य प्रस्तुति को नियंत्रित करती थीं। फोटोग्राफी के युग से पहले पोर्ट्रेट ही उनकी छवि को जनता तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम थे। वे उनकी शक्ति से भली भांति परिचित थीं। केवल उन्हीं चित्रों को अनुमति दी जाती थी जिनमें उन्हें युवा, निर्दोष और मजबूत दिखाया गया हो।
1596 में उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसे इतिहासकार चित्रों पर शाही घोषणा कहते हैं, जिसमें उनके अपमानजनक चित्रों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। कलाकारों को अनुमोदित टेम्पलेट्स का पालन करने का निर्देश दिया गया था, जैसे कि 1575 का डार्नली चित्र, जिसमें उन्हें चिकनी त्वचा और राजसी रूप में दर्शाया गया था। उम्र बढ़ने के बावजूद आधिकारिक चित्रों में उन्हें शाश्वत रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा। मेकअप और सख्त पोर्ट्रेट नियंत्रण के संयोजन से एलिजाबेथ ने एक ऐसी छवि बनाई जो उनके शासन का अभिन्न अंग बन गई। इस मुखौटे ने उनकी प्रजा को यह संदेश दिया कि रानी बूढ़ी नहीं होती, कमजोर नहीं पड़ती और झुकती नहीं हैं। यह एक शक्तिशाली भ्रम था जिसने उनकी सत्ता को बरकरार रखा, लेकिन इन सब के पीछे उसका शरीर एक छिपी हुई और महंगी कीमत चुका रहा था, जिसका खुलासा विज्ञान ने किया, और यह उसके दरबार में मौजूद किसी भी व्यक्ति की कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। रानी के कष्टों से भरे अंतिम महीने। जैसे जैसे एलिजाबेथ 70 वर्ष की आयु के करीब पहुंच रही थीं, दशकों से उनके द्वारा बनाई गई शक्तिशाली छवि बिखरने लगी। अपने शासनकाल के अधिकांश समय में उन्हें लगभग अजेय, अद्वितीय बुद्धि, शक्ति और इच्छा शक्ति वाली रानी के रूप में देखा जाता था। उन्होंने स्पेनिश आर्मडा को परास्त किया, धार्मिक संघर्षों के दौरान इंग्लैंड को स्थिर रखा और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में राष्ट्र की पहचान को आकार दिया। अपनी प्रजा के लिए वह कुंवारी रानी थीं, मानवीय कमजोरियों से परे एक शख्सियत। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनके अंतिम महीनों की वास्तविकता कहीं अधिक भयावह थी। शारीरिक रूप से दुर्बल, मानसिक रूप से थकी हुई और भावनात्मक रूप से कमजोर होकर वह अपने पूर्व स्वरूप की एक शांत परछाई बन गई थी। समय के साथ उसका करीबी दायरा छोटा होता जा रहा था। उसके सबसे पुराने सहयोगी अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके भरोसेमंद मुख्य सलाहकार विलियम सेसिल की मृत्यु 1598 में हो गई थी। उनके खुफिया नेटवर्क का प्रबंधन करने वाले फ्रांसिस वालसिंघम की मृत्यु उनसे कई वर्ष पहले हो चुकी थी। उनकी दासी और सबसे करीबी महिला साथियों में से एक कैथरीन हॉवर्ड की अनुपस्थिति ने उन्हें अकेलापन महसूस कराया। किसी भी राजनीतिक हार से कहीं अधिक एसेक्स के अर्ल रॉबर्ट डेवेरेक्स की स्मृति उन पर भारी पड़ रही थी। एक समय वह उनसे बेहद प्रेम करती थीं और उनके प्रति विशेष स्नेह रखती थीं। लेकिन जब उन्होंने 1601 में एक असफल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो एलिजाबेथ को उनके मृत्युदंड के वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा। उनकी फांसी एलिजाबेथ के शासनकाल के सबसे दर्दनाक फैसलों में से एक थी। हालांकि उन्होंने इसे राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताकर उचित ठहराने की कोशिश की, लेकिन यह बात उन्हें अंत तक सताती रही। उनके चचेरे भाई और उनके दरबारी सर रॉबर्ट कैरी ने बाद में दावा किया कि एलिजाबेथ अपने शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करते हुए फूट फूट कर रोई थीं। अपनी बची खुची ताकत से उसने जोर देकर कहा कि उसने कभी भी स्कॉटलैंड की रानी मैरी की मृत्यु पर सहमति नहीं दी थी। चाहे यह सच हो या झूठ, उसके शब्दों से पता चलता था कि अतीत का बोझ उस पर कितना गहरा था। दशकों के निर्णायक शासन के बाद उसके पछतावे और शोक ने उसे घेर लिया और बाकी सब कुछ भुला दिया। एलिजाबेथ के भावनात्मक पतन के कारण उन्होंने सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूरी बना ली। कभी आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से बोलने वाली महारानी अब लगभग बोलती ही नहीं थीं। उन्होंने बुनियादी देखभाल भी लेने से इनकार कर दिया। वह अब अपने परिचारकों को नहाने, खाने या कपड़े पहनने में मदद नहीं करने देती थी। उसने चिकित्सा उपचार से इनकार कर दिया, अपने डॉक्टरों को दरकिनार कर दिया और अपना अधिकांश समय मौन में बैठकर बिताती थी।
उसकी सावधानी पूर्वक बनाई गई छवि उसके स्वास्थ्य के साथ साथ ध्वस्त हो गई। शारीरिक गिरावट स्पष्ट थी। उसके दांत इतने सड़ चुके थे कि काले पड़ गए थे और कई दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। मसूड़ों और जबड़े में दर्दनाक फोड़े हो गए थे, जिससे उसे खाने और बोलने में भी कठिनाई हो रही थी। उसकी गर्दन की ग्रंथियां मवाद से भर गईं, जिससे उसे लगातार तकलीफ होती थी। सालों तक सीसा आधारित सफेद मेकअप और पारा युक्त उपचारों के इस्तेमाल से संभवतः उसका खून दूषित हो गया था। उसकी त्वचा धूसर हो गई थी, पूरे शरीर पर घाव हो गए थे और उसके कभी लाल रहे बाल इतने पतले हो गए थे कि अब विग पहनना जरूरी हो गया था। दरबारी उसके इस बदलाव को देख तो रहे थे, लेकिन उसकी नाराजगी के डर से इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरी हफ्तों में उसका व्यवहार और भी चिंताजनक हो गया। उसने पलंग पर सोना बिल्कुल बंद कर दिया और तकियों पर लेटना या घंटों खड़े रहना पसंद करने लगी। उनकी देखभाल करने वालों का मानना था कि उन्हें डर था कि लेटने का मतलब होगा कि वह फिर कभी उठ नहीं पाएंगी। उन्होंने खाना, पानी और दवा लेने से इनकार कर दिया और दिन ब दिन कमजोर होती गईं। अपनी मृत्यु से कुछ ही सप्ताह पहले वह बेहोश हो गईं और 4 दिनों तक चुप रहीं। दरबारी दबी आवाज में इकट्ठा हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने भी रानी का नाम जोर से लेने या यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की कि रानी मर रही हैं। उनकी हालत का सबसे चिंताजनक संकेत तब मिला जब डॉक्टरों ने उनकी राज्याभिषेक की अंगूठी की जांच की। वह इसे सन 1559 से अपने शासनकाल और राज्य के साथ अपने विवाह के प्रतीक के रूप में पहनती आ रही थी। अब नीचे की त्वचा इतनी बुरी तरह सूज गई थी कि सोने की पट्टी उसके मांस में गहराई तक धंस गई थी। इसे बिना चोट पहुंचाए निकालना संभव नहीं था। सूजन से रक्त संचार में गंभीर समस्या का संकेत मिला, जो इस बात का प्रमाण था कि उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। कुंवारी रानी, जिसने अपना जीवन कभी कमजोरी न दिखाने के सिद्धांत पर बनाया था, किसी को भी अपनी हार नहीं मानने देना चाहती थी। इस इनकार ने उनके अंतिम दिनों को न केवल अधिक दर्दनाक बल्कि अधिक दुखद भी बना दिया। वह मृत्यु के करीब थीं और उन्होंने स्वयं को या किसी और को यह स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। 24 मार्च 1603 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम का रिचमंड पैलेस में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजी इतिहास में एक असाधारण युग का अंत कर दिया। उन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया, अपने राज्य को युद्धों, राजनीतिक अशांति और धार्मिक विभाजन से उबारा। फिर भी अंत में उनका निधन शांतिपूर्वक और बिना किसी समारोह के हुआ। उनकी मृत्यु का कोई आधिकारिक कारण कभी दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने शव परीक्षण पर सख्त रोक लगा दी थी। यह निर्णय उनकी उस छवि को बचाने का अंतिम प्रयास था जिसे उन्होंने जीवन भर बनाया था। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में सदमा फैल गया। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि अपने अंतिम महीनों में वह लगातार कमजोर होती जा रही थीं। अपने अंतिम क्षणों में वह बिल्कुल चुप थीं। उन्होंने अपने पीछे कोई अंतिम शब्द नहीं छोड़े। कोई सार्वजनिक विदाई समारोह नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के आसपास छाई चुप्पी ने कई लोगों को विचलित कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो जिस महिला ने अपने पूरे शासनकाल में इतने आत्मविश्वास से बात की थी, उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के दुनिया को अलविदा कहने का फैसला किया हो। उनके पार्थिव शरीर को वेस्टमिंस्टर एब्बे ले जाया गया। वहां उन्हें एक भव्य समाधि में दफनाया गया। एलिजाबेथ की मृत्यु के साथ ही ट्यूडर राजवंश का अंत हो गया। दशकों तक उन्होंने बिना शादी किए और बिना उत्तराधिकारी घोषित किए शासन किया।
उनके इस फैसले ने राजशाही के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब उनकी मृत्यु के साथ ही एक नए सम्राट का उदय होने लगा था। स्कॉटलैंड के जेम्स छठा जल्द ही इंग्लैंड के जेम्स पहला बन गए। उन्होंने दोनों देशों के राज मुकुटों को एकजुट किया और एक नए शाही अध्याय की शुरुआत की। सत्ता का हस्तांतरण कागजों पर सुचारू रूप से हुआ, फिर भी जनता गहरे शोक में डूबी हुई थी। उनकी रानी, जिसे कई लोगों ने एकमात्र शासक के रूप में जाना था, अब इस दुनिया में नहीं थी। एलिजाबेथ की खामोशी ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां तरह तरह की कहानियां, संदेह और षड्यंत्र पनपने लगे थे, और आने वाले महीनों और वर्षों में वे मिथक और भी मजबूत होते चले गए। कुछ सिद्धांत जो कभी खत्म नहीं हुए। सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक महारानी की दासी एलिजाबेथ साउथवेल की थी। उन्होंने दावा किया कि एलिजाबेथ को दफनाए जाने के बाद उनका शरीर ताबूत के अंदर फट गया और उससे दुर्गंध युक्त वाष्प निकली। उस समय कई लोगों ने इसे प्रचार मानकर खारिज कर दिया था, जिसे एलिजाबेथ के प्रोटेस्टेंट शासन का विरोध करने वाले जेसुइट्स ने फैलाया था। सदियों तक इतिहासकारों ने इसे अफवाह ही माना, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि साउथ वेल का वर्णन शायद किसी वास्तविक घटना पर आधारित था। विष और बीमारी से कमजोर हुआ शरीर सामान्य से अधिक तेजी से सड़ सकता है। जब शरीर को ताबूत में बंद कर दिया जाता है तो सड़न से निकलने वाली गैसों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। दबाव बढ़ता है और दुर्लभ मामलों में ताबूत फट जाता है, जिसे अब विस्फोटित ताबूत सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का यह भी दावा था कि एलिजाबेथ ने अपने अंतिम सप्ताहों में जीवन से विमुख हो गई थी। उनके सेवकों ने बताया कि उन्होंने भोजन, दवा और यहां तक कि बिस्तर पर लेटने से भी इनकार कर दिया था और कई दिनों तक तकियों पर बैठी रहना पसंद करती थीं। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने शोक, पश्चाताप और थकावट से व्याकुल होकर स्वयं को मृत्यु के लिए अभिप्रेत किया था। उनके समय में ऐसा कृत्य अत्यंत घृणित, यहां तक कि पापपूर्ण माना जाता था। कुछ अन्य लोगों ने इससे भी भयावह बात की फुसफुसाहट की। कैथोलिक यूरोप में अफवाहें फैल गईं कि एलिजाबेथ को उनके ही दरबारियों ने जहर देकर मार डाला था, शायद स्कॉटलैंड के जेम्स 26 के लिए अंग्रेजी सिंहासन का उत्तराधिकार प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। ट्यूडर काल की राजनीति में जहर का डर हमेशा बना रहता था और उसके लक्षणों की विचित्र प्रकृति ने कई लोगों को इस कहानी पर विश्वास करने योग्य बना दिया। इस रहस्य को सुलझाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि ठोस सबूतों का अभाव था। उस समय चिकित्सा ज्ञान बहुत सीमित था। डॉक्टरों के पास आज की तरह रक्त परीक्षण, इमेजिंग स्कैन या जहर का पता लगाने की क्षमता जैसे उपकरण नहीं थे। बीमारियों और विषाक्त पदार्थों के बारे में उनकी समझ भी बहुत ही बुनियादी थी। सदियों तक लोग केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि एलिजाबेथ के साथ वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन 400 साल बाद सच्चाई सामने आई। 400 साल पुराने रहस्य का आधुनिक विश्लेषण। स्काई हिस्ट्री के रॉयल ऑटोप्सी के एक शानदार एपिसोड में अग्रणी विशेषज्ञों की एक टीम ने आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग करते हुए ट्यूडर युग के सबसे बड़े चिकित्सा रहस्यों में से एक, महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के कारण को फिर से उजागर किया। गृह मंत्रालय के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेट लॉकियर और प्रशंसित जीव विज्ञान मानव विज्ञानी प्रोफेसर एलिस रॉबर्ट्स की मदद से इस जांच में एलिजाबेथ के जीवन के अंतिम महीनों का अभूतपूर्व तरीके से पुनः विश्लेषण किया गया। मूल ऐतिहासिक दस्तावेजों, विस्तृत चिकित्सा विश्लेषणों और अत्याधुनिक डीएनए मॉडलिंग का उपयोग करते हुए टीम ने रानी के स्वास्थ्य का आधुनिक विवरण तैयार किया। उनका लक्ष्य न केवल यह समझना था
कि उनकी मृत्यु किस कारण हुई, बल्कि यह भी पता लगाना था कि अंतिम महीनों में उनके शरीर को किन किन कष्टों से गुजरना पड़ा होगा। उन्हें जो मिला वह अत्यंत मानवीय और आश्चर्यजनक रूप से दुखद था। डॉक्टर लॉकियर ने महारानी के बिगड़ते दंत स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया। उनके बचे हुए चित्रों और व्यक्तिगत अभिलेखों से गंभीर मौखिक समस्याओं का संकेत मिलता था। फोरेंसिक मॉडलिंग के माध्यम से उन्होंने दांतों की गंभीर सड़न, मसूड़ों की गंभीर बीमारी और यहां तक कि उनके जबड़े पर एक बड़े फोड़े के सबूत खोजे। इस संयोजन के कारण उसे असहनीय और लगातार बढ़ता हुआ दर्द होता। उसके मुंह की हर हरकत, बोलने या खाने की हर कोशिश असहनीय पीड़ा का कारण बनती। डॉक्टर लॉकियर ने समझाया कि उस दौर में इस तरह के संक्रमण का इलाज न होने पर समय के साथ स्थिति और बिगड़ती जाती और संभवतः यह उसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता। प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने फिर एलिजाबेथ के सौंदर्य प्रसाधनों पर ध्यान दिया, विशेष रूप से उस गाढ़े सफेद वेनेशियन सेरुस पेस्ट पर, जो उसकी पहचान बन चुका था। परीक्षणों से पुष्टि हुई कि यह पदार्थ सीसे से बना था, जो मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक धातुओं में से एक है। एलिजाबेथ दशकों से लगभग हर दिन इसे अपनी त्वचा पर लगाती आ रही थी। उनकी छवि को बचाने के बजाय यह चुपचाप उनके स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा था। रॉबर्ट्स ने बताया कि सीसे के इस दीर्घकालिक संपर्क के कारण ही महारानी के जीवन के अंतिम वर्षों में कई परेशान करने वाले लक्षण दिखाई दिए। उनके बालों का पतला होना, लगातार थकान, कमजोर दांत, सूजी हुई ग्रंथियां और बार बार होने वाले संक्रमण, ये सभी दीर्घकालिक सीसे विषाक्तता के लक्षण थे। उसकी उलझन और भावनात्मक अस्थिरता के दौर भी इसी पैटर्न में ढलते थे। एलिजाबेथ ने अपनी शक्तिपूर्णता की छवि पर बनाई थी, लेकिन मुखौटे के पीछे उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। असहनीय दांत दर्द और सीसा विषाक्तता के छिपे हुए प्रभावों के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो कुछ अधूरा सा रह गया हो। टीम को पता था कि कुछ और भी होना चाहिए। उन्होंने रानी के अंतिम दर्ज लक्षणों की विस्तार से जांच की। सबसे चिंताजनक लक्षणों में उनके सूजे हुए हाथ और गंभीर श्वसन संकट शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों के वृत्तांतों से पता चलता है कि अपने अंतिम दिनों में उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और वे बेहद कमजोर दिख रही थीं। विशेषज्ञों द्वारा इन लक्षणों के बीच संबंध स्थापित करने के बाद ही स्थिति की स्पष्ट चिकित्सीय तस्वीर सामने आई, और इसके बाद जो कुछ उन्होंने उजागर किया उसने एलिजाबेथ की मृत्यु की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु से पहले के सभी लक्षणों और घटनाक्रमों की गहन जांच के बाद डॉक्टर लॉकियर और उनकी टीम एक आश्चर्यजनक लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंची। ब्रोंकियल निमोनिया ही इसका प्रत्यक्ष कारण था। इस गंभीर संक्रमण के कारण उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो गया, जिससे श्वसन विफलता हुई। संक्रमण फैलने के साथ साथ सेप्सिस में बदल गया, जो एक खतरनाक स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। उम्र और दशकों से छिपे हुए घावों से पहले से ही कमजोर हो चुका उनका शरीर ठीक होने के लिए बहुत कमजोर था। उनका हृदय कमजोर और निष्क्रिय हो चुका था, उन्हें जीवित नहीं रख सका। डॉक्टर लॉकियर ने बताया कि यही उनकी मृत्यु का कारण था। उनके फेफड़ों में हुआ संक्रमण संभवतः उनके पूरे शरीर में फैल गया और रक्त विषाक्तता का कारण बना। हृदय गति रुकने का भी इसमें योगदान था। सदियों से लोग एलिजाबेथ की मृत्यु के कारण को लेकर अटकलें लगाते रहे थे। इन पुरानी अफवाहों ने उनकी मृत्यु को रहस्य और अंधकारमय बना दिया था। इसलिए जब अंतिम उत्तर निमोनिया जैसी एक सामान्य बीमारी की ओर इशारा करता है, तो यह लगभग निराशाजनक प्रतीत हुआ। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने गहराई से जांच की,
तो उन्हें जो पता चला वह कहीं अधिक भयावह था। एलिजाबेथ ने अंतिम संक्रमण से कहीं अधिक पीड़ा सहन की थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि अपने अंतिम सप्ताहों में उसने खाना पीना बंद कर दिया था, जिसके कारण वह कमजोर, निर्जलित और लगभग चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। देखभाल करने वालों ने बताया कि उसके हाथ पैर सूजे हुए थे और पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। वह अक्सर घंटों, कभी कभी दिनों तक चुपचाप बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसकी आंखें चेहरे में धंस गई थीं और उसकी त्वचा हड्डियों से ढीली लटक रही थी। कभी जोश और वैभव से शासन करने वाली रानी आज अपने दरबारियों के सामने ही दुर्बल होकर कमजोर होती जा रही थी। चिकित्सा दल के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि उनकी मृत्यु निमोनिया से हुई, बल्कि यह थी कि अंत से पहले उन्होंने कितना लंबा कष्ट सहा होगा। वर्षों तक उन्होंने अनुपचारित संक्रमण, निरंतर दर्द और भावनात्मक पीड़ा झेली। सबूतों से पता चलता है कि वह चुपचाप पीड़ा सहती रही, मदद लेने से इनकार करती रही और दशकों से अपने ऊपर ओढ़े सत्ता के मुखौटे के नीचे अपनी बिगड़ती हालत को छुपाती रही। रॉयल ऑटोप्सी सीरीज के लिए जांच में भाग लेने वाली प्रोफेसर एलिस रॉबर्ट्स ने इसे सीधे शब्दों में कहा, यह बेहद चिंताजनक है। उनकी मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि उन्होंने चुपचाप जो कुछ सहा होगा उसके कारण। चिकित्सा दल ने इस उम्मीद से जांच शुरू की थी कि उन्हें कोई साहसिक और नाटकीय जवाब मिलेगा, कुछ ऐसा जो ट्यूडर दरबार की कहानियों से मेल खाता हो। लेकिन घोटाले या हत्या के बजाय उन्हें एक कहीं अधिक मानवीय सच्चाई का पता चला। निमोनिया, एक ऐसी बीमारी जिसका आज एंटीबायोटिक दवाओं से आसानी से इलाज हो जाता है, ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक की जान ले ली थी। यह सरल था, लेकिन दर्दनाक था, और यह सच था। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर शोधकर्ताओं ने न केवल एक चिकित्सीय रहस्य को सुलझाया, बल्कि सदियों पुराने मिथकों को भी उजागर किया। सामर्थ्य और नियंत्रण पर आधारित शासन करने वाली कुंवारी रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु धीमी और पीड़ादायक ढंग से हुई। उनके अंतिम दिन मौन, पीड़ा और निराशा से भरे थे। अमर रानी, विरासत, मिथक और चिरस्थायी आकर्षण। एलिजाबेथ प्रथम ने केवल इंग्लैंड पर शासन ही नहीं किया, बल्कि स्वयं को एक किंवदंती में परिवर्तित कर दिया। उनकी मृत्यु के 400 से अधिक वर्षों बाद भी उनका नाम आज भी बहस, प्रशंसा और असीम जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इतिहासकार, लेखक, फिल्म निर्माता और राजनीतिक विचारक न केवल उनके कार्यों के कारण, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कारण भी उनका अध्ययन करते हैं। उनके शासनकाल ने अंग्रेजी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। एलिजाबेथ का युग स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। उनके शासनकाल में शेक्सपियर के नाटक मंचों पर छा गए। अंग्रेजी जहाज समुद्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे और स्पेनिश आर्मडा को एक ऐसे युद्ध में पराजित किया गया जिसने यूरोप में शक्ति संतुलन को बदल दिया। लेकिन ये विजयें तो केवल इस बात का एक छोटा सा हिस्सा हैं कि आज भी वे लोगों का ध्यान क्यों आकर्षित करती हैं। एलिजाबेथ एक ऐसी बात समझती थी जो कई शासक कभी नहीं समझ पाए। राष्ट्रों का शासन सेनाओं के साथ साथ कहानियों पर भी होता है। वह न केवल नीतियों को, बल्कि लोगों की सोच को भी नियंत्रित करती थी। सत्ता में आने पर धर्म ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। उनके पिता और सौतेले भाई बहनों के शासनकाल में इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शासन के बीच हिंसक रूप से झूलता रहा था। एलिजाबेथ जानती थीं कि एक और बड़ा बदलाव देश को टुकड़ों में बांट सकता है। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच बड़ी सावधानी से संतुलन बनाए रखा। प्रोटेस्टेंटवाद को लागू करते हुए कैथोलिकों को खुले विद्रोह से रोकने के लिए
पर्याप्त सहनशीलता बरती। इस संतुलन ने उन्हें एकता बनाए रखने में सक्षम बनाया, जबकि कई लोगों को गृहयुद्ध की आशंका थी। समझौते को शक्ति में बदलने की उनकी क्षमता ने सदियों से राजनीतिक विद्वानों को मोहित किया है। उन्होंने संस्कृति को ऐसे तरीकों से भी नया रूप दिया जो भव्यता से कहीं आगे थे। एलिजाबेथ ने अपनी छवि को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप और प्रिंटिंग प्रेस पर नियंत्रण का इस्तेमाल किया। रानी की आलोचना करने वाली किसी भी चीज को प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी। नाटकों और पर्चों के प्रदर्शन या बिक्री से पहले अनुमोदन आवश्यक था। परिणाम स्वरूप एक ऐसा समाज बना जहां उनकी छवि राष्ट्रीय पहचान से अविभाज्य हो गई। वह महज एक शासक नहीं थीं, वह इंग्लैंड की साक्षात मूर्ति थीं। अंत तक उत्तराधिकारी का नाम न बताने के उनके फैसले ने भी उनके रहस्य को और बढ़ा दिया। दशकों तक रईसों, विदेशी राजदूतों और यहां तक कि उनके सबसे करीबी सलाहकारों को भी इस बात की चिंता सताती रही कि उनके बाद शासन कौन करेगा। सवाल का जवाब न देकर उन्होंने खुद को अपरिहार्य बना लिया। एलिजाबेथ के जीवन काल तक वह अंग्रेजी राजनीति में एकमात्र निश्चित हस्ती रहीं। उनकी यह जानबूझकर रखी गई अस्पष्टता उनकी किंवदंती का हिस्सा बन गई, जिससे एक ऐसी शासक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई जो अपने सबसे दृढ़ प्रतिद्वंद्वियों को भी मात दे सकती थी। साथ ही उनके फैसलों की कीमत ने उनकी कहानी को दुखद और विजयी दोनों बना दिया। अविवाहित रहने से उनकी शक्ति बनी रही, लेकिन इसने उन्हें अलग थलग कर दिया। सत्ता साझा करने से इनकार करने का मतलब था कि शासन का बोझ उन्होंने अकेले ही उठाया। उनकी निरोधक नीतियों ने उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की, लेकिन साथ ही उन्हें एक ऐसे सावधानीपूर्वक निर्मित मुखौटे के पीछे जीने के लिए मजबूर किया जिसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं थी। यहां तक कि उत्तराधिकारी का नाम न बताने के उनके फैसले ने भी राज्य में बेचैनी पैदा कर दी और सभी को उन्हें ही देश को एकजुट रखने वाली मात्र हस्ती के रूप में स्वीकार करना पड़ा। बुद्धिमत्ता, रणनीति, त्याग और नियंत्रण का यह संयोजन ही बताता है कि एलिजाबेथ आज भी लोगों के मन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों रखती हैं। वह महज अपने समय की शासक नहीं थी, वह एक ऐसी किंवदंती बन गईं जो उनके शरीर के निष्फल होने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही। उनके जीवन और मृत्यु के प्रति आकर्षण केवल उनकी विजयों के बारे में नहीं है, बल्कि उस कीमत के बारे में भी है जो उन्होंने इतिहास की स्मृति में अमर होने के लिए चुकाई। एलिजाबेथ की मौत के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सच्चाई ने उनके प्रति आपकी धारणा को बदल दिया या उन्हें आपकी नजरों में और अधिक मानवीय बना दिया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।